ठीक है जी, शुरू करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हम इस वक्त जो सेशन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट योर कैप गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने अपना पीआरसी क्लियर किया है। पीआरसी और फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लेवल। और इसको करने के बाद अब आप लोगों को आई एम श्योर के गाइडेंस चाहिए कि अब किस तरीके से आप लोग आगे मूव करेंगे। व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट प्लान, कैप क्या है, कैप किस तरीके से आप लोग करेंगे, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आप लोग बहुत डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को एक पूरा प्लान, एक पूरा मैप मैं बताऊंगा कि आप कैसे, क्या आपको एक अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, हाउ यू कैन क्रूज थ्रू योर कैप, आप किस तरीके से कैप को क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हम लोग गाइडेंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हम इस सेशन का हमारा एजेंडा क्या होगा। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी नेचर क्या है, यानी कि किस किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, इनकी किस कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। हम ये देखेंगे कि कैप के अंदर रूल्स क्या है, एग्जामिनेशन के रूल्स क्या है, पेपर पास करने के, पेपर में आगे मूव करने के रूल्स क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि आप लोगों के लिए आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, आप कैप में किस तरीके से प्रोग्रेस करें, कैसे आप कैप को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, कौन से सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए, किन को बाद में करना चाहिए, अभी आपके पास जो अवेलेबल टाइम है इसमें आप कैप के कौन से पेपर्स ले सकते हैं। सो ऑन एंड सो फॉर्थ बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह हम लोग इस सेशन को, इस एजेंडा को डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे कैफ के स्टार्ट में बता दी जाती तो शायद मेरा रिजल्ट उससे बेहतर होता जो इस वक्त है। यानी कि ऐसी बातें जो कि आपको मोटिवेट करेंगी, आपको मैं बताऊंगा कि कैफ में बच्चे फेल क्यों होते हैं, फेलियर की क्या रीजंस हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कैफ को अच्छे तरीके से प्लान करें और अच्छे तरीके से पास करें, ताकि आपको ओवरऑल जो लाइफ है उसमें आपको ये चीज काफी हेल्प करेगी। फिर एंड में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, आप अपने जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन नॉर्मली एंड पे होता है, वो इसलिए कि इस सेशन के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मैं वैसे ही आपको बता दूंगा। आपके जहन में अगर 10 सवाल है तो उनमें से शायद 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे, जो कि आपको इनके बारे में गाइडेंस ड्यूरिंग द सेशन मिल जाएगी। फिर कोई स्पेसिफिक गाइडेंस आपको अगर चाहिए तो हम इंशाल्लाह उसको फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। Currently I am working as the campus director of School of Business Intelligence SBI। और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशंस में डिफरेंट जगहों पे काम कर रहा हूँ। CMADC का एक पोर्टल है, नियर पेयर का एक पोर्टल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। यानी कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल करियर आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन, एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज ट्रेनिंग। ठीक है जी, मेरे जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो QM है, जो आपका पीआरसी का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पीआरसी 4, इसी तरीके से FAR 1 और इसके अलावा हैंड्स ऑन कोर्स MS ऑफिस। ये मेरे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बल्कि MS ऑफिस का कोर्स आने से पहले देयर वाज अ कोर्स व्हिच इज कॉल्ड प्रो एक्सेल फॉर फाइनेंस एक्सपर्ट्स, जो मैंने बच्चों के लिए ऑफर किया हुआ था। ये उन लोगों के लिए था जो कि सीए के अलावा, सीए की फील्ड में है या सीए के अलावा किसी और फील्ड में प्रोफेशनली अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट जगहों पे एक्सेल को, वर्ड को, पावर पॉइंट को यूज करें। तो मेन कंसर्न जो था वो मेरा दैट वाज अबाउट एक्सेल, कि एक्सेल को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रो एक्सेल फॉर फाइनेंस एक्सपर्ट का कोर्स मेरा नियर पेयर के ऊपर मौजूद था, ऑनलाइन लिया जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि हैंड ऑन कोर्सेज आ गए तो इस कोर्स की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप लोग ये चीज अपने कोर्सेज में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा PRC2, PRC4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट किताबें आप लोगों ने देखी है। कंपेंडियम ऑफ PRC2 एंड कंपेंडियम ऑफ PRC4 के नाम से मेरे सब्जेक्ट्स की किताबें मौजूद हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के फ्री लाइव सेशंस और इस तरह की चीजें मैं करवाता हूँ। अलगर्ज के जितना भी मेरा करियर है वो सारा का सारा that revolves around the education and examination of chartered accountancy, CA। और ये जो सेशन इस वक्त मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, शायद ये अपनी इस तरह का शायद कोई 25वां सेशन होगा, क्योंकि हर मंथ के बाद, ये इससे पहले जब AFC होता था तो AFC में हर 3 महीने के बाद मैं इस तरह का एक सेशन करता था जिसमें कि मैं स्टूडेंट्स को ये बताता था कि भैया PRC या AFC से जब आप आगे जा रहे हैं तो कैफ क्या है, कैफ किस ब्लॉक का नाम है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है और उनको कैसे टैकल करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह आज भी डिस्कस करेंगे।
बार बार इस सेशन को करने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे ये वाले सेशन की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जो पुराने सेशंस मैंने कराए हैं, बट मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप उन रिकॉर्डिंग्स को ना देखें, आप अपडेटेड लेक्चर्स देखें, क्योंकि अक्सर औकात आईकैप की पॉलिसीज में चेंज होता रहता है। तो इसलिए आपको ये अपडेटेड जो सेशन है ये मैंने प्लान किया ताकि आपको बिल्कुल डिटेल्ड गाइडलाइंस मिल जाए जो कि अपडेटेड भी है। हम आते हैं जी सीए की तरफ। अगर आप सीए की एजुकेशन स्कीम को देखें तो सीए के अंदर कुछ स्टेजेस हैं। एक स्टेज, जो पहली स्टेज है जो आप क्लियर कर चुके हैं, उसे हम पीआरसी कहते हैं। फिर उसमें दूसरी स्टेज होती है जिसे कैप कहते हैं, तीसरी स्टेज है जी सीफैप, और चौथी स्टेज है एमएसए। 4 स्टेजेस में आप लोग पेपर्स पढ़ते हैं, और जैसे ही आपका कैप कंप्लीट होता है आप ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग को अगर हम लोग कहीं कि ये भी आपकी एक स्टेज होती है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ट्रेनिंग क्योंकि सीफैप और एमएसए के साथ साथ चलती है, इसलिए हम इनको पैरेलल स्टेजेस कह सकते हैं कि एक ही वक्त में आप एक से ज्यादा स्टेजेस पे चल रहे होते हैं। पीआरसी आप लोगों का क्लियर हो गया। पीआरसी के अंदर 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे। राइटिंग का पेपर था, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, और यूएम का पेपर। अगर हम देखें ना तो एजुकेशन जो सीए की है ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन है। इसमें आपको हर तरह से गाइड किया जाता है, आपको हर उस रेलेवेंट स्किल से इक्विप किया जाता है जो कि आपको चाहिए होती है एक प्रोफेशनल करियर के अंदर, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के करियर के अंदर। तो बेसिकली अगर आप देखें गौर से तो मैंने यहाँ पे बताया है कि देयर आर सम 6 बेसिक कैटेगरीज जिनके अंदर आप लोगों का जो एजुकेशन है सीए की उसको डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। अलाइड सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बिजनेस एक्यूमेन के लिए होते हैं, यानी कि आपको ना सिर्फ अकाउंटिंग सिखाई जाती है बल्कि आपको लॉज भी सिखाए जाते हैं, आपको टैक्सेशन सिखाई जाती है, आपको ऑडिटिंग सिखाई जाती है, आपको बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करने के लिए आपको अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर करने के लिए राइटिंग का पेपर आपको कराया जाता है। तो ये 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो 6 डायमेंशंस हैं जिन डायमेंशंस में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हर लेवल के ऊपर इन डायमेंशंस के अगेंस्ट आपको पढ़ाया जाता है। कौन कौन सी डायमेंशन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन और उसके अलावा अलाइड सब्जेक्ट्स। एक और डायमेंशन जो है वो इसके अलावा है, वो है जी हैंड्स ऑन कोर्सेज जो आपकी स्किल्स को, हार्ड स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन की स्किल्स है, कम्युनिकेशन की स्किल्स है, कंप्यूटर की स्किल्स है। तो इन एरियाज में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अभी आप लोगों ने पीआरसी लेवल के ऊपर जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पीआरसी 2 क्यूएम, पीआरसी 4 इज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि जब हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाते हैं इन 5 पेपर्स के अंदर। ठीक है, 5 पेपर्स कौन कौन से हैं? 5 पेपर्स हैं पीआरसी 4, पीआरसी लेवल के ऊपर आपको पीआरसी 4 पढ़ाते हैं, कैप लेवल के ऊपर कैप 1 और 5 पढ़ाते हैं, सीफैप लेवल के ऊपर सीफैप 1 पढ़ाते हैं, और एमएसए लेवल के ऊपर एमएसए 1 का पेपर है ये पढ़ाते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसका पहला पेपर क्यूएम कंसिडर किया जाएगा, दूसरा पेपर कैप 3 सीएमए, तीसरा कैप 6 एमएफए, सीपैप 6 और एमएसए 2। अगर आप गौर से देखें तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं जिन मेन कैटेगरीज में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों एरियाज के 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीआरसी 4, कैप 1, कैप 5, सीफैप 1 और एमएसए 1, इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो ये दो समझ लें कि मेन कैटेगरीज हैं, ये दो मेन एरियाज हैं जिनमें आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर हम बात करते हैं जनाब अली लॉस की और टैक्सेशन की। लॉस जो है वो आपको कैप के अंदर 2 लेवल्स पे पढ़ाए जाते, 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, कैप 4 और कैप 7। सिमिलरली सीपैप के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट लॉ सीएलएसटी में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से टैक्सेशन 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है, कैप 2 के अंदर एक पेपर है, कैप के अंदर एक पेपर है और सीपैप के अंदर एक पेपर है। सेम गोज विद ऑडिटिंग, कैप के अंदर एक पेपर है और सीपैप स्टेज के अंदर एक पेपर है।
अलाइड सब्जेक्ट्स क्योंकि मेजॉरिटी आपकी बेसिक बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करने के लिए होते हैं, इसलिए आपको पीआरसी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, यानी कि आपको रेडी कर दिया जाता है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोचना समझना सिखाया जाता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। राइटिंग का पेपर है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर है। इसी तरीके से सीफैब लेवल के ऊपर एक पेपर है व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एसपीएम, ये आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो एक बड़ी होलिस्टिक व्यू आपको नजर आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर कि आपको कितनी डायमेंशंस में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और ये जो एजुकेशन है ये कौन कौन से पेपर्स के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की चीज है कि जिसे हम कहते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज। हैंड्स ऑन कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनका एग्जाम जो है वो आपको एक डिफरेंट तरीके से आपसे लिया जाता है। आप बजाय इसके कि पेपर पे लिखकर परफॉर्म करें या कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यूज की फॉर्म में टिक क्रॉस करें, आपको ये कहते हैं अच्छा भाई परफॉर्म करके दिखाओ, प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन दो, इंटरव्यू करके दिखाओ, आप आपका इंटरव्यू लेंगे, आपकी सीवी चेक करेंगे, आपको एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट का कुछ काम करने के लिए दे देंगे और आपको कहेंगे ये करके दिखाओ, और उसके बाद आप इस पेपर को पास कर सकेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये जैसे एफएससी के अंदर अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, तो ये जो हैंड्स ऑन कोर्स है ये प्रैक्टिकल्स है जो आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी। और अगर आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा है कि कौन कौन से लेवल के ऊपर कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। अगर हम पीआरसी लेवल के ऊपर बात करें तो पीआरसी 4, 2, 1, 3 और 5 ये हैं जो पीआरसी लेवल पे आपने करने थे, वो आई एम श्योर अब आप कर चुके हैं। कैप लेवल के ऊपर 8 पेपर्स हैं, ये जो पेपर्स हैं कैप 1 से लेकर कैप 8 तक ये पेपर्स हैं आपके, और ये दो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, यानी कि टोटल आपके 10 पेपर्स हैं, 8 पेपर 2 प्रैक्टिकल। सेम गोज विद सीफैप। सीफैप के अंदर देखें हर स्ट्रीम के अंदर एक एक पेपर है, ठीक है, हर जो डायमेंशन है उसमें एक एक पेपर है। अकाउंटिंग के अंदर सीफैप 1 है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सीफैप 4 है, लॉज के अंदर सीफैप 2 है, टैक्सेशन के अंदर सीफैप 5 है, ऑडिटिंग के अंदर सीफैप 6 है, अलाइड सब्जेक्ट में सीफैप 3 है। और हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर आपने 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज करने हैं, एक है जी पीवीईए प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड, ये आपका पेपर है, ये आपने एग्जाम पढ़ना है, और दूसरा दो में से एक चूज करना है। ठीक है, एक तो आपने प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड वाला कोर्स करना है, दूसरा इन दोनों में से कोई एक करना है, डीएमए डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स और फिनटेक, ये आपकी मर्जी है, और इसमें आप जब बड़े होंगे तो फिर आप खुद ही चूज कर लेंगे इन दोनों में से कौन सा करना है। लेकिन 2 प्रैक्टिकल्स आपके सीफैप लेवल के ऊपर भी हैं, और एमएसए के आपके 2 पेपर एमएसए 1 और एमएसए 2, राइट। तो ये कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है, कंप्लीट डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास सीए के अंदर कौन कौन सी डायमेंशन है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और वो कौन कौन से लेवल पे फॉल करते हैं। हम बात करने लगे हैं उस लेवल की जिस लेवल में आप आ गए हैं, यानी कि कैफ का लेवल, और कैफ के लेवल में कौन से पेपर्स हैं, अभी हमने बात की कि इसमें 8 पेपर्स हैं और 2 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हम चलते हैं जनाब कैफ लेवल के ऊपर कि कैफ के एप्लीकेबल रूल्स क्या है। ये 8 पेपर्स होते हैं, इनके नाम लिखे हुए, इनके नाम पढ़ के सुनाने या बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बस सिर्फ आपको बता देता हूँ कि 1 से लेकर 8 तक इनकी कैफ की कोडिंग होती है, और ये अपने रेलेवेंट एरिया के सब्जेक्ट्स हैं। और 2 आपके प्रैक्टिकल्स हैं जिनको दरअसल हम प्रैक्टिकल्स नहीं कहते बल्कि हैंड्स ऑन कोर्सेज कहते हैं। एक है पीपीई, पीपीई का मतलब है प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है जी, और एमएस ऑफिस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा है जिसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये आप यूज करते हैं। तो ये 10 कोर्सेज हैं, इन 10 कोर्सेज को करने का तरीकाकार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी, ये चीज इग्नोर करते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये पुराना लिखा रह गया है, ग्रुप्स खत्म हो चुके हैं आप, तो आपने इस वर्ड को इग्नोर कर देना है। ठीक है जी। तो कैट के अंदर जो पेपर हैं ये 8 पेपर्स हैं, ये 8 पेपर्स आपने पास करना है। सबसे पहली चीज ये है कि ये पेपर जो होते हैं ये एग्जाम्स पेपर बेस्ड एग्जाम है। पेपर बेस्ड एग्जाम का मतलब ये है कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने क्वेश्चन पेपर से देखकर आंसर शीट के ऊपर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे आप एफएससी के एग्जाम्स देते थे या किसी भी और एग्जाम में करते थे। 100 नंबर का पेपर होता है जी, चॉइस नहीं होती है, कोई चॉइस नहीं होती है, 100% पेपर आपने सॉल्व करना होता है, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं होता। आपका जो पेपर है वो 3 घंटे और 15 मिनट का है, ये भी समझ लीजिएगा। नॉर्मली जो आपने एफएससी वगैरह के अंदर पेपर दिए वो 3 घंटे के होते थे, लेकिन इस पेपर में आपको एडिशनली 15 मिनट का रीडिंग टाइम प्रोवाइड किया जाता है,
तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता ये है कि आपका जिस दिन पेपर है 9 बजे पेपर होगा, 9 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको 9 बजे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आपने उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू कर देना, आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी, आप 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ते जाएंगे। इन 15 मिनट के दौरान आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिफरेंट टाइप के निशान लगा सकते हैं, बट यू आर नॉट अलाउड टू राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर। हाँ, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आपने बस पेपर प्लान करना है। फिर क्या होगा कि 9:15 बजे आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी और 12:15 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। 12:15 बजे तक 3 घंटे बनते हैं, 3 घंटों के अंदर आपने वो पेपर लिखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। पासिंग मार्क्स है 50, यानी कि 100 में से आपने 50 नंबर हासिल करने हैं। एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं मार्च में और सितंबर में। मार्च अटेम्प्ट को हम स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं और सितंबर अटेम्प्ट को हम ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये पेपर बेस्ड एग्जाम होते हैं, आपने पेपर देना है। तो ये तो हो गया इन 8 पेपर्स का रूल। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम्स देने हैं। अगली चीज जो है वो है जी नंबर ऑफ पेपर्स टू बी अटेम्प्टेड। एक अटेम्प्ट में आप कितने पेपर दे सकते हैं? एक अटेम्प्ट में आप जितने आपका दिल चाहे आप उतने पेपर्स दे सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स की कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, अब आपके जहन में सबसे पहले शरारती सवाल ये आएगा, क्या हम 8 के 8 पेपर्स दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन कहते हैं। रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन सिंपल है, दो छोटे छोटे रूल्स हैं। नंबर 1, जो आपका कैफ 5 है वो डिपेंडेंट है कैफ 1 के ऊपर। इसी तरीके से जो आपका कैफ 6 है वो डिपेंडेंट है आपका कैफ 3 के ऊपर। ठीक है जी, कैफ 5 और कैफ 6। कैफ 5 आप सिर्फ तब दे सकते हैं जब आपका कैफ 1 पास हो, और कैफ 6 आप तब दे सकते हैं जब आपका कैफ 3 पास हो। ये दोनों पेपर्स आप उस वक्त तक अपीयर नहीं कर सकते जब तक ये पेपर आपके पास ना हो। दिस इज द रूल। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि कैफ 5 डिपेंडेंट है कैफ 1 के ऊपर और कैफ 6 डिपेंडेंट है कैफ 3 के ऊपर। तो कैफ 5 और कैफ 6 जो है ये आप उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आपका कैफ 1 या 3 पास नहीं होगा। बाकी जितने मर्जी पेपर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। आप एक पेपर देना चाहें दे सकते हैं, आप 2, 3, 4, 5, 6 पेपर भी देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन कैफ 5 आप उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आपका कैफ 1 पास नहीं होता। सिमिलरली कैफ 6 आप उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आपका कैफ 3 यानी के सीएम में पास नहीं होता। ठीक है जी। तो ये चीज हो गई। अब एक और चीज है कि आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है। साल में 2 दफा पेपर्स होते हैं, आपने एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है जनाबे अली जिसे हम कहते हैं 4 इयर्स। 4 इयर्स में आपने कैफ पास करना है। ये 4 साल कहां से स्टार्ट होते हैं? ये 4 साल स्टार्ट होते हैं जिस दिन आपने पहला कैफ का पेपर दे दिया है उस दिन से। फॉर एग्जांपल आपने कैफ का पहला पेपर दिया है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी 8 मार्च 2024 को। 8 मार्च 2024 को आपने कैफ का पहला पेपर अपीयर कर लिया है, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में गए और जाके आपने पेपर दे दिया। इसमें सिंपल आप 4 साल ऐड कर लें तो आपके पास टाइम पीरियड निकलता है 8 मार्च 2028। दिस इज योर टाइम पीरियड। इस डेट तक अगर आपके कैफ क्लियर नहीं हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज बेसिक रूल। ठीक है, बेसिक रूल ये है कि अगर आपने कैफ 4 साल में क्लियर नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो 4 साल कहां से स्टार्ट होते हैं? जब आपने अपनी जिंदगी में पहली दफा कैफ का एक पेपर दे दिया उस दिन से 4 साल की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंपल आप उसमें 4 साल ऐड कर लें। इसमें एक छोटी सी रिलैक्सेशन होती है। वो रिलैक्सेशन ये होती है कि आपको 1 साल और मिलता है अगर आपके 2 पेपर्स रह जाए, 2 या 1 पेपर रह जाए तो आपको 1 साल और मिल जाता है। यानी कि 4 साल गुजरने के बाद अगर आपके 1 या 2 पेपर रह गए हैं सिर्फ, तो फिर आपको एक एडिशनल ग्रेस पीरियड मिल जाता है कि यार बच्चे ने इतना कर लिया, चलो इसको थोड़ा सा
और टाइम पीरियड दे देते हैं, यानी कि 1 साल आपको मजीद और मिल जाता है अगर आपने इस डेट तक 6 पेपर पास कर लिए हो। ठीक है जी, सो दिस इज द रूल। देखिए हमेशा ये पेपर्स की बात है, प्रैक्टिकल्स का यानी कि जिनको हम हैंड्स ऑन कोर्सेज कहते हैं, इसका आपकी टाइमलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो आप जब मर्जी करें, लेकिन जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है वो भी करना जरूरी है। तो आई एम श्योर कि आपको टाइमलाइन की समझ आई होगी कि जिस दिन आपने कैप का पहला पेपर दे दिया उस दिन में 4 साल सिंपली ऐड कर लें। ठीक है, तो आपके पास वो डेट आ जाएगी जिस डेट तक आपने बाकी सारे कैप के पेपर्स क्लियर करने हैं। अगर उस डेट तक आपके 6 पेपर पास हो जाते हैं तो फिर आपको 1 साल और मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके 6 पेपर भी उस डेट तक पास नहीं होते तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है जी, ये है इन 8 जो कैप के पेपर है इनकी स्टोरी सुना रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं, हैंड्स ऑन कोर्सेज की बात करते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज जो होते हैं ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसका एग्जाम हॉल में जाके नहीं देते, आप एक जिस भी कॉलेज से आपने एनरोलमेंट कराई है आप उस कॉलेज में चले जाते हैं, उस कॉलेज में क्लासेस लेते हैं। ये जो पीपी का कोर्स है ये सिर्फ फिजिकल हो सकता है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, लेकिन जो एमएस ऑफिस का कोर्स है ये ऑनलाइन भी हो सकता है। आप जिस कॉलेज से ही कोर्स कर रहे हैं ना वो कॉलेज आपको असेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीपी के कोर्स में आप रोजाना अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो कॉलेज आपको मार्क्स देता है, आप अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं कॉलेज आपको मार्क्स देता है, आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं कॉलेज आपको उसके मार्क्स देता है, अच्छी सीवी बना के लाते हैं आप, अच्छा डायलॉग करते हैं, जो जो उसकी एक्टिविटीज है आपको उसके मार्क्स मिलते जाते हैं और एंड पे आपका जो टीचर होता है वही आपको पास या फेल डिक्लेयर कर देता है और वो कॉलेज आके आपको बता देता है कि ये बच्चा हमारे पास पास हो गया या फेल हो गया। ठीक है, सेम गोज विद एमएस ऑफिस हैंड्स ऑन कोर्स। जो आपका टीचर है वो आपको उसमें एक्टिविटीज देता है, आप वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, टीचर आपको कहता है फलां तरह की स्लाइड बना के ले आओ, फलां तरह की शीट बना के ले आओ, फलां लेटर लिख के लाओ। तो वो जब आप एक्टिविटीज करते हैं तो टीचर आपकी एक्टिविटीज को चेक करता है और आपको पास या फेल डिक्लेयर करता है। तो बेसिकली ये जो दोनों कोर्सेज हैं ये एक प्रोसेस में से गुजारने का नाम है, यानी कि आपको ये एक्टिविटीज कराने का नाम है। नॉर्मली इसमें फेलियर नहीं होता, बच्चे की जो एक्टिविटीज रहती है जब वो पूरी कर देता तो उसको हम पास डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है जी, तो हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं ये आपने करने होते हैं, ये आपने बिफोर 3rd स्टेज आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। 3rd स्टेज क्या थी? 3rd स्टेज थी आपकी सीफैप यानी कि आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में जाने से पहले आपने अपनी ये दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। तो आई होप कि आपको कैप के एप्लीकेबल रूल्स जो है वो समझ आए होंगे। हम आगे चलते हैं, हम ये बात करते हैं कि इस वक्त कैप की एग्जाम प्रोग्राम क्या है। नॉर्मली जो कैप के पेपर्स होते हैं अभी जो हमारी अपकमिंग अटेम्प्ट है दैट इज इन मार्च 2024 में अपकमिंग अटेम्प्ट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी होती है जी स्प्रिंग 24 सेशन, स्प्रिंग 2024। ठीक है जी, तो अगले जो आप एग्जाम्स आ रहे हैं कैप के वो बच्चे जिन्होंने नवंबर में अपना कैप पीआरसी क्लियर कर लिया है वो बच्चे कैप मार्च में क्लियर हो सकते हैं। लेकिन आपने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि अगर आपने बस ऐसी एक दूसरे की देखा देखी मार्च में क्लियर कर लिया, तैयारी नहीं की, पेपर आपने फेल कर दिया, तो होगा ये कि आपकी काउंटिंग जो है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा ध्यान से आप लोगों ने इस चीज का डिसीजन लेना है कि क्या आपको अपीयर होना चाहिए एग्जाम्स के अंदर कि नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वो बच्चे जिन्होंने अभी पीआरसी नवंबर में क्वालिफाई किया है उनको कैसे प्लान करना चाहिए, उनको किस तरीके से कौन कौन से पेपर किस किस अटेम्प्ट में लेकर चलना चाहिए। अभी इस वक्त सबसे बड़ा जो सवाल है वो आप लोगों के ज़हन में यही है कि सर अभी हम लोग पेपर कैसे प्लान करें, कौन सी चीज लेकर चलें, कौन सा सब्जेक्ट अभी पकड़ें, क्या कौन सा पेपर पास हो जाएगा इजीली, हम मार्च में पेपर देना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है कि आप लोग जो कि अभी नवंबर में क्वालिफाई हो गए हैं पीआरसी के अंदर से, आप लोग मार्च में क्या करेंगे, आप लोग सितंबर 24 की अटेम्प्ट में क्या करेंगे, मार्च 25 और सितंबर 25 की अटेम्प्ट में आपको क्या करना चाहिए। तो ये प्लान है इस वक्त जो आप लोगों के सामने आया है। मेरी ये सजेशन है कि जो बच्चे इस वक्त नवंबर में जिन्होंने पीआरसी क्लियर किया है आपको इन दोनों में से कोई एक पेपर लेना चाहिए मार्च 2024 के अटेम्प्ट के लिए, कैप 2 टैक्स या कैप 4 बिजनेस लॉ।
ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि रिमेनिंग टाइम में इजीली कवर हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कंसीडर करते हैं तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक पेपर ले लें, और अगर आप अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट समझते हैं और उसकी निशानी ये है कि आपके एफएससी वगैरह के अंदर अच्छे मार्क्स आए थे, आपकी पीआरसी के अंदर कोई अटेम्प्ट नहीं लगी, आपके सारे पेपर इजीली पास हो गए, तो फिर आप इन दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। यानी कि आप अभी नवंबर में, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया है, तो आप कैफ 2 और कैफ 4 इन दोनों को इकट्ठा स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आप ये पढ़ सकते हैं, और वहां से साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। पुराने लेक्चर्स ना लीजिएगा, खासतौर पे कैफ 2 के पुराने लेक्चर जो पिछले सेशन के रिकॉर्ड हुए हैं टेक्स्ट के, क्योंकि टेक्स्ट में चेंजेस आती रहती हैं, और अगर टेक्स्ट में चेंजेस आ गई और आपने पुराने लेक्चर्स पढ़े तो फिर आपको उसमें दिक्कत होगी, आपको गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले मेरी सजेशन ये है कि मार्च 2024 के टाइम के लिए इन दोनों में से कोई एक पेपर या ये दोनों पेपर भी लिए जा सकते हैं। फिर आप लोगों ने मार्च में एग्जाम दे दिए और मार्च के एंड पे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सितंबर 2024 की अटेम्प्ट के लिए। सितंबर 2024 की अटेम्प्ट में आपने रिजल्ट से पहले आपने जो सब्जेक्ट शुरू करने हैं वो है कैफ 1, FAR 1, और अगर आपने पिछली अटेम्प्ट में कैफ 2 और 4 में से कोई एक पेपर लिया तो जो दूसरा पेपर आपने छोड़ दिया वो आप यहाँ पे शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्च 24 के अंदर टेक्स्ट दे दिया है तो फिर आप कैफ 4 बिजनेस लॉ शुरू कर लें, और अगर आपने बीलॉ दिया है तो फिर आप टैक्स से शुरू कर लें प्री रिजल्ट में, और अगर आपने दोनों ही दे दिए हैं तो फिर आप सीएम में शुरू कर सकते हैं। FAR 1 और सीएम में दोनों प्री रिजल्ट में स्टार्ट कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, आपका आया रिजल्ट। अगर रिजल्ट में आपके जो दोनों पेपर्स आपने दिए थे वो पास हो गए हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है वो अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेपर फेल हो गया है तो वो पेपर आप दोबारा रिपीट करें, ठीक है, और ये वाला कैफ 1 और कैफ 2 या 4 में से जो पेपर है उसको साथ में कंटिन्यू करें। यानी कि आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको छेड़ना है, आपने सारे पेपर इकट्ठे आठ नहीं लगाने, वरना ये आपको तंग करेंगे, ये आपसे पेपर क्लियर नहीं होंगे। अच्छा, ये अटेम्प्ट जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है मार्च 25 की। इसमें आप देखेंगे मैंने आपको कहा कि रिजल्ट से पहले आपने 4 चीजें शुरू करनी है। हैंड्स ऑन कोर्स टीपी का भी शुरू करना है, हैंड्स ऑन कोर्स एमएस ऑफिस का भी शुरू करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो आपकी इन क्लास एक्टिविटीज है, इनको आप क्लासेस कंसीडर ना करें कि जी वो जी मेरे तो 4 सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिए। 4 नहीं, आपने सब्जेक्ट्स 2 ही स्टार्ट किए हैं, कैफ 5 और कैफ 7, लेकिन हैंड्स ऑन कोर्सेज इस वक्त करना जरूरी है। हैंड्स ऑन कोर्सेज बिल्कुल आखिरी अटेम्प्ट तक ना लेके जाए, हैंड्स ऑन कोर्सेज सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में करें। ये याद रखें, ये फार्मूला, ये मंत्र, ये रूल, ये गाइडेंस, ये एडवाइस के आपके जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है ये बिल्कुल आखिरी अटेम्प्ट में आपने नहीं करने, या आपने आखिरी अटेम्प्ट के बाद करने, ठीक है जी। तो इसके बाद सितंबर में जो आपके पेपर्स रह जाए वो आप लें, लेकिन इनमें कुछ जनरल रूल्स या प्रिंसिपल्स का ख्याल रखें। तो वो जनरल रूल्स या प्रिंसिपल्स क्या है जिनको आपने ध्यान में रखना है। पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा पेपर्स इकट्ठे ओपन ना करें। ओपन करने से क्या मुराद है, ओपन करने से मुराद ये है कि आपने 3 पेपर्स दिए हुए हैं, आपने अगले 3 पेपर्स और खोल लिए, वो पिछले 3 पेपर्स आपके खुदा ना खास्ता फेल हो गए हैं, तो इस वक्त आप एट ए टाइम 6 पेपर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि सारा ही कैफ पढ़ रहे हैं, आप पिछले सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, आप अगले सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उतने ही देखें, आप उतना ही खाएं जितना आप च्यू कर सकते हैं। यू शुड ईट एज मच एज यू कैन च्यू, लेकिन ये उसी तरीके से ये बात भी है कि आप उतने पेपर्स ओपन करें जितने आप मैनेज कर सकते हैं। ज्यादा पेपर्स आप रखेंगे तो आपको परेशानी होगी, ठीक है जी। फॉर एक इस चीज को करने का एक और तरीका ये भी है कि अगर आप एक पेपर में फेल हो गए तो इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको रीअपियर करें। ये ना करें कि अच्छा नहीं बच्ची ठीक है रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया, लेकिन मैंने कुछ और पेपर्स रखे हैं और वो मेरे अच्छे जा रहे हैं, मैं उस पेपर को बाद में पढ़ूंगा। ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप एक पेपर में ब्रेक ले लेते हैं 6 महीने की, तो उसके बाद वो सारी चीजें बिल्कुल आपको भूल चुकी होती है, फिर आपने सारा कुछ जुबानी करना होता है, दोबारा करना होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप दोबारा कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो लग रहा होता है कि यार ये चीज भी मुझे आती है, ये चीज भी मुझे आती है, तो चीजें आपको फेयरली भूल चुकी होती हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक दफा पहले उनको पढ़ा होता है तो जब वो चीज आपके सामने आती है तो आपको लगता है कि अच्छा ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, और आपको एक्चुअली में आता कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि आपको आता है लेकिन एक्चुअली में आपको नहीं आता होता। तो अगर आप किसी पेपर में फेल हो जाए तो उससे अगली अटेम्प्ट में उसको इमीडिएटली रीअपियर करें। पहले क्या होता था, पहले पेपर और रिजल्ट के दरमियान में डिस्टेंस तकरीबन 2-2 महीने होता था। अब आई कैप ने उसको खत्म किया है और कोशिश किया है कि एज अर्ली एज पॉसिबल रिजल्ट दिए जाए,
ताकि आप लोगों को जो प्लान्स है उनको आपके प्लान्स में इतना ज्यादा वो जो डिफरेंस है वो ना हो, आपका प्लान ठीक बने। तो इसीलिए अब रिजल्ट जो है तकरीबन 1 महीने या 35-40 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, विच इज गुड फॉर यू। और आप लोगों को रिजल्ट जैसे ही मिलता है फिर उस वक्त आप सोचें कि आपने क्या गलत किया, अपने इश्यूज को अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद कैफ के पेपर्स को इतना लंबा ब्रेक ना दें। फिर उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, अगर आप कोई पेपर पास कर लेते हैं तो उसके नोट्स वगैरह जो है उनको रद्दी ना कर दिया करें। आपने अपने जो हैंड रिटन नोट्स या छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक जगह पे, आपने उसके फन फैक्ट्स या की फैक्ट्स लिखे हुए हैं। बहुत अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नोट्स बनाते हैं, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स बनाया करें, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उन नोट्स को जाया कर देते हैं, ये गलत बात है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले भी बात की है कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो 5 लेवल्स में पढ़ाई जाती है। हर लेवल में उससे पीछे वाले लेवल के क्वेश्चंस को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। आईकैप ने खुद कहा है कि वो एक पेपर के अंदर उससे पिछले जो उसके प्रेसिडेंट पेपर्स हैं, जो उससे पिछले पेपर्स हैं, उनमें से सवाल पूछ सकता है। इसका ही मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग कैफ 5 के पेपर में बैठे हो और आपसे पीआरसी 4 की चीजें पूछ ली जाए, ठीक है, आपसे पीआरसी 4 की कोई कैलकुलेशन करा ली जाए। यानी कि आप देखें ना पीआरसी 4 के अंदर आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ी है, तो ऐसे हो सकता है कि सीफैप के किसी एक क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का आ जाए। दिस कैन हैपन, ये पूछा जा सकता है। इसलिए अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपने उसके नोट्स वगैरह नहीं फेंकने हैं। टैक्स के नोट्स आप जो बनाते हैं, आप ऑडिट के जो नोट्स बनाते हैं, वो आपने नोट्स फेंकने नहीं है, उनको संभाल के रखना। और कभी कभार जब आपका दिल करे, जब आपको अच्छा फील कर रहे हो, तो फिर आप उनको रिविजिट रिवाइज भी करते रहा करें। आप अपने नोट्स को एक दफा ऐसे खोल के देख लिया, अच्छा यार ये रूल क्या था, ये रूल क्या चीज थी, क्योंकि आपको उनकी जरूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट जनरल रूल ये है कि जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है ये आपने एंड ऑफ योर कैप जनवरी तक नहीं लेके जाने। आखिरी अटेम्प्ट में हैंड ऑन कोर्स करने से आपको नुकसान होता है। आपको नुकसान कैसे होता है? आखिरी अटेम्प्ट में नॉर्मली आपके पास वो पेपर्स रह चुके होते हैं जो सबसे मुश्किल पेपर्स हैं या जिनमें आपको एक आध दफा फेलियर का सामना करना पड़ चुका है। तो आप उस टाइम पे अगर हैंड ऑन कोर्सेज में फंसे होंगे, जब आप हैंड ऑन कोर्सेज में अपना उस वक्त फोकस लगा रहे होंगे, तो आपको इसके ऊपर कोर्स के ऊपर फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हैंड ऑन कोर्सेज आपका अच्छा खासा टाइम खा जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो पीपीई की क्लास है उसमें 70 घंटे क्लास में आके बैठना होता है, और अगर आप 70 घंटे ना बैठे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उसमें अटेंडेंस देना जरूरी है। तो आपके पास टाइम कम होगा तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप उस कोर्स को ठीक से फिर पूरा नहीं कर पाएंगे। या अगर आप उस कोर्स को करने जाएंगे तो फिर आपकी स्टडी खराब होगी, आपके बाकी फाइनल पेपर जो आप देना चाह रहे हैं, जो आपको मुश्किल भी लग रहे हैं, जिनमें आपको दिक्कत भी है, आपने खुदा ना खासा एक आध फेलियर का सामना भी करना पड़ा है, तो वो आपको तंग करेगा। ठीक है जी। एक और चीज होती है जनाब, हैंड-ऑन कोर्सेज में आईकैम ने एक लिमिटेशन दी है कि 3 महीनों के से पहले आपका वो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि जिस दिन आपने वो कोर्स स्टार्ट किया है, जिस दिन आपने वो कोर्स स्टार्ट किया है, उस स्टार्ट डेट से 3 महीनों से पहले आपको वो कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो बच्चे बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके ये करते हैं, उनके फिर जैसे ही आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स वाले कहते हैं भैया जाके अपना हैंड ऑन कोर्स का सर्टिफिकेट लाके दो, तो बच्चों ने हैंड ऑन कोर्स नहीं किया होता। उस वक्त उनको दिक्कत होती है कि अल्लाह अल्लाह करके आर्टिकल्स मिले, आर्टिकल्स वालों ने कहा लाओ तुम एक रजिस्टर करते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं था हैंड ऑन कोर्स का। हैंड ऑन कोर्स का सर्टिफिकेट कॉलेज वाले आपको देते हैं जब वो आपको पास कंसिडर कर देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपने अपने आर्टिकल्स में जमा कराना होता है, उसके बगैर आपके आर्टिकल शुरू नहीं हो सकते। और अगर आपने सारा कुछ कर दिया, आपने फाइनल अटेम्प्ट दी, आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, फॉर्म वालों ने आपको बुलाया, कहा आगे अपने आर्टिकल शुरू करो, लेकिन आपके पास हैंड ऑन कोर्स का सर्टिफिकेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपने भी शुरू नहीं किया था, वो आपने शुरू किया आखिरी अटेम्प्ट देने के बाद, यानी कि 2-3 महीने अभी उसको लगेंगे, तो फिर आपके आर्टिकल्स या लेट होने का खर्चा है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आखिरी अटेम्प्ट तक आप लोगों ने हैंड ऑन कोर्सेज नहीं लेके जाने, आखिरी से पीछे वाली अटेम्प्ट में आपने अपने दोनों हैंड ऑन कोर्सेज कर लेने हैं। अगला जो प्रिंसिपल है, जो गाइडेंस है, वो ये है कि 3 पेपर जो है ये इसका एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। 3 से ज्यादा पेपर्स ना रखें क्योंकि वो मैनेज करना मुश्किल होता है।
देखिए आप लोग डेली बेसिस पे तो पढ़ रहे हैं 4-5 पेपर्स, लेकिन नुकसान ये होगा कि जब आखिर में एग्जाम होंगे ना, रोज एक पेपर हो रहा होता है। तो रोज एक पेपर में ऐसे भी होता है कि जब आपका एक पेपर एक दिन है, फिर दूसरा अगले दिन है, तीसरा उससे अगले दिन है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो 3 से ज्यादा पेपर्स ना रखें, क्योंकि उसमें फिर आपको अप्रोप्रिएट ब्रेक्स मिलने के चांसेस है, और आपको उसमें एग्जाम्स के दिनों में इतना बर्डन नहीं होगा। इसी तरीके से इनके 2 रूल्स तो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिए हैं कि FAR2 जो है वो FAR1 से पहले नहीं हो सकता, MFA CMA से पहले नहीं हो सकता, लेकिन आप ये भी कोशिश करेंगे ऑडिट का पेपर FAR2 से पहले ना करें। ये ICAP का रूल नहीं है, लेकिन ये मैं वैसे ही आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑडिट का पेपर आप बिल्कुल एंड में रखें। ऑडिट और MFA के ये दोनों पेपर्स आप बिल्कुल एंड पे रखेंगे, आप उस वक्त करें जब आपने बाकी सारे पेपर्स पढ़ लिए, क्योंकि ये दोनों पेपर्स बड़े एडवांस लेवल के पेपर हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ CAF 6 और CAF 8, ये दोनों पेपर्स बिल्कुल एंड पे आपको करने चाहिए, ठीक है। यानी कि आइडियली आपकी जो लास्ट अटेम्प्ट होगी ना, उसमें ये 2 पेपर्स आपके रहते हुए होने चाहिए, बाकी पेपर्स आप पहले पास कर लें, फिर बाद में इन पेपर्स पर फोकस करें। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको ज़हन में रखने चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिस विल बी द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज कि आपको कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल पास क्यों करना चाहिए। देखिए आप सब लोगों का दिल तो करता ही होगा कि भाई कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल पास हो जाए। आज आपने पीआरसी पास किया, अब आपको सीए डूएबल लग रहा है, तो आपको कैफ के बारे में बता दूं। नॉर्मली कैफ इज द स्टेज जिसमें आगे लोग जो है वो गुम हो जाते हैं। ये जो कैफ है ये कुछ लोगों के लिए बरमूडा ट्रायंगल साबित होता है और उनका जहाज वहां पे डूब जाता है। क्यों, उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजंस बहुत सारी हैं, रीजंस ऑफ फेलियर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ पहले कि आपको बजाय इसके कि मैं ये डराऊं कि आपको नुकसान क्या होगा, मैं ये बताता हूँ कि आपको फायदे क्या होंगे कि आप जितनी जल्दी कैफ क्लियर कर लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको आर्टिकल्स आपकी डिजायरेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। अभी तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग कैफ के अंदर टाइम गुजारते जाएंगे, आपके ज़हन में एक फेवरेटिज्म डेवलप होता जाएगा। आप एक बात बहुत ज्यादा दफा सुनेंगे, वो है बिग फोर की फर्म्स। बिग फोर फर्म से मुराद ये है ऐसी 3-4 बड़ी फर्म्स जो कि पाकिस्तान में मेजर काम करती हैं, और हम सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम उधर जाके एडमिशन लें। जैसे वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड से हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका KE किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो वो कहते हैं नहीं भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए आपको पता है कितना कंपटीशन होता है, ठीक है। जो बच्चे इंजीनियरिंग से आए हैं उनको मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आप लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि जनाब UET में एडमिशन मिल जाए। इसी तरीके से आर्टिकल्स के लिए भी जो बड़ी फर्म्स हैं या ऐसी फर्म्स हैं जो सबके लिए डिजायरेबल होती है, उनको हम बिग फोर फर्म्स कहते हैं। बिग फोर फर्म्स उनमें एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, उनके क्लाइंट्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं, वहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होती हैं, और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो बिग फोर में जाए। अच्छा, बिग फोर में जाने के लिए जब हर बच्चे की ख्वाहिश है, तो फिर जारी बात है कि आपको पता है कि जहाँ पे ज्यादा लोगों के जाने की ख्वाहिश होती है, जहाँ पे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, फिर वहां पे किसी ना किसी तरह का हमें एक फिल्टरिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, ताकि जो लोग डिजर्व करते हैं सिर्फ वही जाए। अब वो जो डिजर्व करते हैं वो कौन लोग होंगे? जो कम से कम टाइम में जिन्होंने कैफ क्लियर किया है, ठीक है। तो फॉर्म वाले क्या करते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, उनके पास इतनी सीटें नहीं है, उनके पास सीटें कम है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फिर एक तरह की फिल्टरिंग करनी होगी। फिर वो बच्चा जो ज्यादा बेहतर है, जो ज्यादा शाइन है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसने कम टाइम में कैफ क्लियर किया है, वो उधर जाता है। तो अल्टीमेटली जब बच्चों को बिग फोर की समझ आती है, उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होता है, उस वक्त उनको फील हो रहा होता है कि काश हमें किसी ने पहले बताया होता, तो हम अपने आप को उस वक्त ठीक कर लेते और हम अपनी कैफ को जल्दी क्लियर करते, ताकि हम बिग फोर में एंटर हो सके। बिग फोर में एंटर होने के लिए कैफ as early as possible पास करना इज फर्स्ट क्राइटेरिया। दिस इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कैप अर्ली एज पॉसिबल क्लियर कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को वो फोकस करते हैं। वो सारी चीजें आपको PPE के अंदर सिखाई जाएंगी, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी शूटिंग, इस तरह की चीजें भी मैटर करती हैं। वो सारी चीजें आपको PPE के अंदर सिखा दी जाएंगी, लेकिन अभी के लिए ये है कि वो सारी चीजें आप उस वक्त जाके भी सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आप उस वक्त जाके नहीं कर सकते,
वो ये है कि आपका टाइम आप फिर कम नहीं कर सकते। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल पास कर लेंगे तो बिग 4 फर्म्स में या डिजायरेबल फर्म में आर्टिकल करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि अगर आप बार बार फेल होते रहेंगे तो आपको बार बार सिलेबस चेंज का सामना करना पड़ेगा, खासतौर पे टैक्सेशन के अंदर और लॉस के अंदर। पाकिस्तान एक बहुत ही वोलेटाइल एनवायरनमेंट है यहाँ पे लॉस के हवाले से। टैक्स लॉज और दूसरे लॉज जो बिजनेस लॉज है वो बहुत रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, जिससे आपको नुकसान ये होगा कि जब आप एक दफा पढ़ा आपने तो आपने कुछ और पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दफा आपने पढ़ा तो टैक्स रेट था 5%, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो टैक्स रेट जो है वो 6% हो चुका होगा। ठीक है, टैक्स रेट चेंज हो चुका होगा। कुछ लोग जिनके ऊपर पहले टैक्स लगता था अब नहीं लगता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर पहले टैक्स नहीं लगता था अब लगता होगा। यानी कि हर साल जैसे जब भी आप फेल हुआ करेंगे आपको ये 2 सब्जेक्ट्स लाजमी तौर पे दोबारा पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप फेल होते हैं तो आपको लॉस होता है। वो लॉस 2 तरह से होता है, ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1 इज द फाइनेंशियल बर्डन। आप जब एक पेपर में फेल होते हैं तो आपको वो पेपर दोबारा पढ़ना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट होती है। उस पेपर को दोबारा अपीयर करने की एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर कहीं से पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेटली 20,000 उसकी कॉस्ट होती है। जब आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो ये चीज आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। आपको 6 महीने इसके ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो तकरीबन 20,000 रुपए पर मंथ तो हॉस्टल का ही खर्चा है जो आपको बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्टेशनरी और इस तरह की चीजों की मद में 10,000 रुपए समझे दोबारा कॉस्ट पड़ेगी। इसके अलावा जब आप आईकैप में पेपर देंगे तो आपको पेपर देने के लिए फॉर एग्जाम्पल को 6,000 रुपीज दोबारा पे करने पड़ेंगे, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप बात करें तो ये 156,000 रुपीज बनते हैं जो आपको 1.5 लाख रुपए सिर्फ इस वजह से एक्स्ट्रा देने पड़े क्योंकि आपने वो पेपर फेल कर दिया था। ठीक है, आप जब पेपर फेल करेंगे तो आपको उसके ऊपर टाइम दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसकी आईकैप में पेपर होने की फीस दोबारा देनी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल, फीस, एजुकेशन। जब आप पेपर फेल करते हैं तो आपको इतना ज्यादा नुकसान होता है। हाँ, ये नुकसान तो आपको फील ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो आपके पेरेंट्स ने देने हैं, आपने थोड़ी देने हैं। आप जब अपनी जेब से पैसे देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भैया ये जो चीज है ये कितनी गलत है कि आप जब पेपर फेल करते हैं। आप जब पेपर फेल करते हैं तो अपने घर वालों की शक्लें जरा देखा करें, अपने वालिदैन के चेहरे को देखा करें, आपको पता चले कि भाई उनको कितनी कर फील हो रहा है, कितनी मुश्किल है उनके लिए आप लोगों की इस मुश्किल इन्वायरमेंट में, मुश्किल फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर, मुश्किल इकोनॉमिकल कंडीशंस के अंदर आप लोगों की फीस भरना, आप लोगों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। ठीक है, जब आपके बच्चे होंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसको देखने का एक और जाविया, एक और तरीका है, वो है जी फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपको स्टाइपेंड की फॉर्म में मिलेगी, आप उसको मिस कर देते हैं। ठीक है जी, यानी कि आपको शायद पता होगा कि जब आप आर्टिकल स्टार्ट कर देते हैं तो एक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है विच इज 20,000 पर मंथ आजकल, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। हर साल इसमें तो 5-10% का इंक्रीमेंट आता है। यानी कि जैसे ही आपका कैप क्लियर होता है आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। जिस फर्म से आप आर्टिकल्स करते हैं आपको वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। 6 महीनों की बात करें तो ये 1,20,000 रुपए बनते हैं, विच इज फेयरली इक्वल टू द कॉस्ट जो आपको एजुकेशन की पड़ती है 6 महीनों के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना कैप क्लियर कर लेते हैं तो आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आपको एक स्टाइपेंड मिलता है जिसे हम जो आजकल 20,000 रुपए है। अच्छा, अगर आप लेट होते जाएंगे, आप अपना पेपर पास नहीं करेंगे तो आपके आर्टिकल्स दूर होते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम योर बीइंग फाइनेंशियली सपोर्टिव। ठीक है, मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब क्या उनका खत्म हो जाता है, जब उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू हो जाता है तो मतलब उनका उतना ही खर्चा होता है, खर्चा ज्यादा होता है। लेकिन देखिए ना, आप अगर घर से हर महीने 35,000 रुपए ले रहे हैं तो अब आपने सिर्फ 15,000 रुपए लेना है, तो घर वालों की सपोर्ट हुई ना। तो आप अगर लेट होते जाएंगे, आप फेल होते जाएंगे तो आप इस फाइनेंशियल सपोर्ट से भी बच जाएंगे। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी फील करते हैं कि घर वालों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, उनकी एजुकेशन जो है वो घर वालों के ऊपर एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो जितना लेट करते जाएंगे उतना उनको नुकसान होगा। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है which is again to be translated into the finance,
इनटू द कैश, वो ये है कि आप अपने प्रोफेशनल फेज ऑफ द लाइफ में कैसे एंटर होते हैं। देखिए डेफिनेटली आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने एक अच्छी लाइवलीहुड जो है उसको अर्न करना है। अगर आप अपनी एजुकेशन को डिले करते जाएंगे, यानी कि पास नहीं होंगे, फेल होते जाएंगे, तो इट मीन्स के आपका फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल फेज है आपकी लाइफ का वो स्टार्ट नहीं होगा। सो आपने जो अर्निंग है वो स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल्स में आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आपकी जो सैलरी, जो मार्केट सैलरी होती है वो बड़ी जबरदस्त सैलरी होती है। आप जितना लेट करेंगे आपको उतनी लेट आपका वो वाला लाइफ जो है वो लाइफ टाइम स्टार्ट होगा। यानी कि जब आप पेपर फेल करते हैं तो यू आर डिलेइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिले कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डिले कर रहे हैं। आप अगर 6 महीने फॉर एग्जांपल आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से आपने अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है वो 6 महीने लेट स्टार्ट की, इसका मतलब है यू आर लूजिंग द 6 मंथ वर्थ ऑफ योर सैलरी, आप उसको जाया कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियली आपकी फिर उसी तरीके से आपकी, क्योंकि सोशल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, फिर और बाकी जो मामला होते हैं जिंदगी के वो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप मूविंग एंड यू कीप पासिंग योर पेपर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है जिसे मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन ऑफ बीइंग पास्ड। जो बच्चा पास होता रहता है उसमें पास होने की चाहत भी और ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जब आपने एक पेपर पास किया, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी मोर मोटिवेटेड, आप और अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे, आप उसको और ज्यादा पास करने की बाकी पेपर्स को कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप फेल होते गए तो फेलियर जो है उससे आप मुरझा जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो इसमें तो पास होना बहुत मुश्किल है। जितना ज्यादा फेल होते जाएंगे आपके लिए पास होना उतना आपको मुश्किल लगता जाएगा। लेकिन डीप डाउन रीजन क्या है आपके फेलियर की, वो ये कि आप मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने, मुझे फला बंदे ने भी बताया था कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की पास नहीं हुआ, उस बंदे को मैंने देखा हुआ हर वक्त पढ़ता रहता था पास नहीं हुआ, मैं खुद बहुत मेहनत करता था पास नहीं हुआ। भाई आई कैप को आप में से किसी भी बंदे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आप पेपर पास होने वाला करें, आपको पास कर दिया जाएगा। छोटा सा सिलेबस है, उसके अंदर से पेपर आता है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं करते हैं, इसलिए हम पास नहीं होते। और इसकी कोई सिंपल कोई रीजन नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पास योर कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, कैफ पास करने के अंदर आप लोग बच्चे जो है वो फिर कैफ पास कर क्यों नहीं पाते हैं जब इतना जरूरी है कैफ पास करना। दैट इज आवर नेक्स्ट एजेंडा टू डिस्कस। स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं, व्हाई स्टूडेंट फेल इन कैफ। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, अगर आप इस चीज को अपने पल्ले से बांध लें, अगर आप इसको कागज पर लिखकर तवीज बना लें और इस तवीज को रोजाना खोल खोल के पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो पहली पहली अटेम्प्ट में पास होते जाएंगे। क्योंकि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सीए के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे रिजल्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग देयर जर्नी कुछ चीजें स्किप कर देते हैं, कुछ चीजें लूज कर देते हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जाया कर देते हैं अपना सारी की सारी जर्नी, और वो चीज जो मिनिमम पॉसिबल टाइम में जवानी जवानी में रहते हुए कर सकते हैं आप, उसके ऊपर टाइम जो है वो काफी सारा लग जाता है। फिर जब फेलियर आता है, फिर फेलियर के बाद एक और फेलियर आता है और आप अपने आप को ठीक नहीं करते, तो फिर दैट इज एक्चुअली यू आर एक्सेप्टिंग द फेलियर, और वहां से एक कामयाब आदमी से रिटर्न पड़ता है एक नाकाम और मायूस और लो परफॉर्मिंग पर्सन की तरफ आपका झुकाव और रुझान और सफर शुरू हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर, और उन चीजों को कैसे सेंस करना है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, उनको कैसे सेंस करना है, उनको कैसे कॉप करना है, ताकि आपका एक सक्सेसफुल पर्सन का जो सफर है वो कंटिन्यू रहे और आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैफ क्लियर कर सके। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, जो बच्चे करते हैं, वो होता है जी सिलेक्टिव स्टडी। एग्जामिनर हमेशा ये कहता है कि यार सिलेक्टिव स्टडी क्यों करते हो भाई, 6 महीने का टाइम है, छोटे छोटे 2 या 3 सब्जेक्ट्स तुमने पढ़ने हैं, तो फिर भी सिलेक्टिव स्टडी, टॉपिक छोड़ दिए, टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हुआ, आप लोगों ने कहा कि नहीं बस हमारी तो इतनी औकात है, हम तो ये टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते, हमें समझ नहीं आ सकती, ये पता नहीं क्या टॉपिक है। ओ भाई, आपके साथ के तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त 2-3 हजार बच्चे आपका वही वाला पेपर तैयार कर रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे, आपको क्या प्रॉब्लम है जी, समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको ज्यादा टाइम दें। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको कम टाइम देते हैं, तो चलो भाई साइड पे कर दो यार, ये तो समझ नहीं आ रहा, फजूल सब्जेक्ट। भाई जो समझ नहीं आ रहा उसको ज्यादा टाइम दें,
आप सिलेक्टिव स्टडी ना करें। एग्जामिनर आईकैप ने एक दफा बड़े जबरदस्त स्टैट शेयर किया। आईकैप के एक रिप्रेजेंटेटिव ने एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग में स्टैट शेयर किया। उसने कहा कि जी बुक के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से हम लोग 80% टॉपिक्स हर दफा टेस्ट कर लेते हैं। तो अब आप खुद सोच लें कि अगर पेपर के अंदर इतना कुछ आ रहा है तो फिर आपके पास सिलेक्टिव स्टडी का कितना मार्जिन रह जाता है। तो आप अगर कोई टॉपिक सिलेक्टिव स्टडी में छोड़ रहे हैं तो आप फिर गलती कर रहे हैं अपने साथ। आप अपने पास होने के चांसेस कम कर रहे हैं। जब आप अपने पास होने के चांसेस कम कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके फेलियर के चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस ईयर स्टूडेंट्स। बच्चे छोड़ देते हैं क्लासेस, बच्चे क्लासेस मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, टॉपिक उनको पसंद नहीं आ रहा, छोड़ दिया। तो ये जो सिलेक्टिव स्टडी है ये उनको बहुत ज्यादा तंग करती है। इल प्लानिंग ऑफ प्रिपरेशन। इल प्लानिंग का मतलब है कि आपने अपनी प्रिपरेशन को ठीक से प्लान ही नहीं किया। लास्ट मंथ आ गया और अभी तक आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। भाई लास्ट मंथ, बल्कि उससे पीछे वाला मंथ जो कि सेकंड टू द लास्ट मंथ होता है, वो वाला मंथ आखिरी 2 महीने आपकी प्रैक्टिस के हैं, आपके पास पेपर की प्रैक्टिस के हैं, आपकी रिवीजन्स के हैं। हम लोग क्या करते हैं आखिरी महीने तक, बल्कि एग्जाम से एक रात पहले तक टॉपिक तैयार करते रहते हैं। मुझे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, सर ये फलान टॉपिक तैयार नहीं किया, इसकी कोई वीडियो बता दें ताकि मैं एग्जाम में जाने से पहले देख लूं। तो भाई शर्म करें। मैं तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो नाराज भी होता हूँ, उनकी थोड़ी सी दुर्गत भी बनाता हूँ कि यार ये क्या तरीका है, ऐसे तो नहीं पास हो सकते ना आप, कि आप जो चीज आपको आज से 2 महीने पहले कवर कर लेनी चाहिए थी वो आप आज कवर कर रहे होते हैं। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो आप हमेशा ये प्लान करें। मैं जी इसमें फॉर्मूला बताता होता हूँ नहीं 4+2 का। 4+2 इज इक्वल टू पास। 4 महीने आपने पढ़ना है, आखिरी 2 महीने आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका पेपर पास होगा। 6 महीने के अंदर से 4+2 इज इक्वल टू पास का फॉर्मूला ज़हन में रखें। 4 महीने में सिलेबस खत्म करें, 2 महीने आपने प्रिपरेशन और रिवीजन करनी है। ठीक है। तो हाँ, अब ये होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना डिपेंड कर रहा होता है आपके टीचर के ऊपर। अगर आप फिजिकल क्लास ले रहे हैं या आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन द टीचर। के टीचर सिलेबस खत्म करेगा तो आप सिलेबस खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड मॉड्यूल पर देख रहे हैं जिसमें आपके पास कंटेंट मौजूद है तो आपको चाहिए कि आप 4 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि आखिरी 2 महीने आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस और मॉक्स और इस तरह की चीजों के ऊपर, एडवांस प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस, इस तरह की चीजों के ऊपर लगे, ना कि आप आखिरी दिन तक सिर्फ ये सोचते रहे कि यार ये टॉपिक तो तैयार ही नहीं किया। आप अनफॉर्चुनेटली ये काम बच्चे ये करते हैं कि जो न्यूमेरिकल टाइप के पेपर्स होते हैं ना उनमें ज्यादा फोकस करते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या जिन्हें हम एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स कहते हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने FAR 1 भी पढ़ना है और बिजनेस लॉ भी पढ़ना है। बिजनेस लॉ एक थ्योरेटिकल पेपर है, बच्चे थ्योरेटिकल पेपर के ऊपर कम फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल पेपर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो सवाल निकालते चले जाते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े सवाल होते हैं, 1.5-2 घंटे बच्चे सवाल सॉल्व करने पे लगा देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड सिर्फ आधे पौने घंटे में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा और फारा हो गए। ठीक है। तो मोर फोकस एंड मोर टाइम स्पेंट ऑन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। ज्यादा टाइम बच्चे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे स्पेंड करते हैं। ये समझना जरूरी है कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी पास करना है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पास करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पास करेंगे तो आपके लिए काफी होगा। तो आपने क्योंकि एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनना है, एक ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट होना चाहिए आपके पास, तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। तो ये गलती भी बच्चे करते हैं कि वो न्यूमेरिकल पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। यार ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी आवाम की, जिसकी वजह से उनको ना टाइम मैनेजमेंट आती है, ना उनको सवाल समझना आता है, ना सवाल की रिक्वायरमेंट समझना आता है, ना ही अपने ज़हन में जो कुछ है उसको प्रेजेंट करना आता है। अगर ज़हन में सवाल का जवाब मौजूद भी हो तो वो पेपर के ऊपर प्रेजेंट ही नहीं कर पाते एग्जामिनर को कि भाई ये देखो ये जो तुमने सवाल पूछा था इसका ये जवाब था। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर कभी भी बच्चा फोकस नहीं करता। तो वो करेगा भी कब? अगर वो आखिरी महीने तक टॉपिक ही तैयार करता रहेगा तो वो उसकी प्रैक्टिस कब करेगा? देखिए, अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप क्रिकेट की वीडियो से देखते जाते हैं या क्रिकेट के पेपर MCQs ही सॉल्व करते चले जाते हैं तो यू कैन नॉट बिकम ए क्रिकेटर। ठीक है। आप अच्छे क्रिकेटर तब बनेंगे जब आप ग्राउंड में उतरेंगे, जब आप खेलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो आप देखें ना कि आपने पेपर पास कैसे करना है। आपने एग्जाम हॉल में बैठना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है, उसके ऊपर जो सवाल लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करना है और एग्जामिनर आपके लिखे हुए सवालों के जवाबों से आपको पास करेगा।
तो अगर आप वो नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे कि जी नहीं अभी तो मेरा टॉपिक तैयार नहीं है, बस ये तो 2 दिन और मिल जाते तो मैंने इस टॉपिक को जो है ना इसमें टॉप कर लेना था, 100 में से 150 नंबर ले लेने थे। तो इस तरह की सारी अप्रोचेस जो है ना वो फेल हो जाती है। यानी कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार अभी इस दफा टेस्ट की तैयारी नहीं है तो चलो हम टेस्ट बाद में क्लियर कर देंगे। ये गलती करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपने। आपकी क्लास में कोई भी टेस्ट हो आपने उसमें क्लियर होना है। अपीयर होना शर्त है, अपीयर होना शर्त है, पास होना जरूरी नहीं है। पास होना भी जरूरी है, लेकिन मैं आपके ऊपर जो शर्त लगा रहा हूँ वो ये है कि आपने अपीयर होना है लाजमी तौर पे, ताकि आपको पता चले कि यार ये टेस्ट क्या है। आपकी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको जो क्लास में नहीं सिखाई जाती हैं लेकिन वो एग्जाम में काम आती हैं, और वो स्किल्स हैं आपकी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से डेवलप होंगी। तो बच्चे टेस्ट देते नहीं है, ठीक है। बच्चों से पूछा जाए कि हाँ भाई आखिरी टाइम 3 घंटे का टेस्ट कब दिया था, तो वो कहता है सर जब पिछली दफा एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो यानी कि अगर आपको 3 घंटे बैठ के लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखे ना, हम अक्सर 3 घंटे तो फोकस से स्टडी नहीं कर पाते। अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे 3 घंटे लिख थोड़ी रहे होते हैं। यानी कि अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में जाके हमें पता चलता है कि हमने 1 घंटा लिखा है और हमारा हाथ थक गया है और हमसे अब लिखा नहीं जा रहा। बच्चों की पहले दूसरे पेज के ऊपर राइटिंग अच्छी होती है, फिर 10वें 11वें 12वें पेज के ऊपर वो ऐसा लिखा होता है कि वो उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने क्या लिखा है। शुरू शुरू में बड़े प्यारे तरीके से लफ्ज लिख रहे होते हैं, एंड पे ऐसे ही बस जो है ना वो डॉक्टर बन जाते हैं वो, ठीक है। सीए वाले बने या ना बने वो डॉक्टर जरूर बन जाते हैं, डॉक्टर की राइटिंग जो है ना वो आ जाती है उनकी। सो दिस इज ए ग्रेट प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स लूज होते हैं कि 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, एग्जाम में पेपर को प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस नहीं है, सवाल को समझने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो कभी भी टेस्ट में अपीयर होने से आपने नहीं घबराना, आपने हमेशा टेस्ट में अपीयर होना। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि जी मैं प्रिपेयर कर लूं फिर मैं अपीयर होगा, अभी मेरी तैयारी नहीं है, इफ यू थिंक दिस, तो फिर यू विल नेवर बी ए प्रिपेयर्ड पर्सन, आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। अगर आप यही सोचते रहे कि यार अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड नाउ यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना। आपकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम के अंदर, आपको नहीं पता कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे आपका पूछा है अच्छा बताएं जी आपका क्या ख्याल है इसमें क्या करना चाहिए, तो यू डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर वो आपको कहता है कि अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते, वो आपको कहता है कि जी आप इसको एनुमरेट करें, इसको इलस्ट्रेट करें, एग्जांपल्स दें, पॉइंट आउट करें, तो ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। ये आपका टीचर आपको सिखाएगा, आपका टीचर आपको बताएगा, लेकिन क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमें पता ही नहीं होता, और हमें जो जितना टीचर बता देता है हम उसकी बात सुनते रहते हैं, मोबाइल नीचे हम लोगों ने करके चलाया होता है और सारा कुछ जो है ना वो साथ साथ चल रहा होता है। सिर्फ एक चीज होती है कि टीचर को हम इग्नोर कर देते हैं, टीचर बेचारा वो बात बता के आगे चला जाता है, तो फिर पता चलता है कि बच्चों ने तो उसे रिसीव ही नहीं किया था। सो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स को कैसे सॉल्व करना है ये हमें नहीं पता होता। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे बने हुए हैं, जिस टीचर का जो मटेरियल समझ आता है, जो नोट्स समझ आते हैं, जो प्रैक्टिस मटेरियल, जो हैंड आउट्स, जिस कॉलेज की जो बुक मिलती है वो सारी पकड़ के इकट्ठी कर लेते हैं बच्चे, और कहते हैं कि यार बस मैं इसको भी पढ़ूंगा, इसको भी पढ़ूंगा, इसको भी पढ़ूंगा, इसको भी पढ़ूंगा, और अल्टीमेटली वो किसी को भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनका सारा काम जो है वो कंटेंट इकट्ठा करने में लग जाता है। ठीक है, आप डिफरेंट व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें हर टीचर अपना मटेरियल शेयर कर रहा होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली फॉर मार्केटिंग पर्पसेस शेयर हो रहे होते हैं कि बच्चे देखें और उनको फील हो कि यार ये कंटेंट अच्छा बना हुआ है। हम लोग ये समझते हैं कि यार मैंने एक टॉपिक के फलां टीचर के नोट्स भी सारे सवाल करने हैं, दूसरे टीचर के भी सारे सवाल करने हैं, तीसरे टीचर के भी सारे सवाल करने हैं, तो फिर इस तरह तो 6 महीने में आप एक ही टॉपिक को कवर कर पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर ट्रस्ट इन योर टीचर, आप अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करें, आप समझें कि यार उसने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया है। एवं हर कोई उठा के एक बंदे को टीचर के तौर पर तो नहीं लगा देता आपके सामने कि अच्छा जी चलो भाई आओ हमारे बच्चों को पढ़ाओ। कॉलेज का एक पूरा ड्यू प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करते हुए वो अपने टीचर्स को वैल्यूएट करते हैं, टीचर्स को रखते हैं। तो ये गलती हम लोग करते हैं कि हर किसी के नोट्स, हैंडआउट्स, प्रैक्टिस मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं फिर उसको करते रहते हैं। एक और चीज समझिएगा वो ये होती है कि अक्सर ऐसे होता है कि जो टीचर अपने नोट शेयर करते हैं वो स्टैंड अलोन नोट्स के तौर पे शेयर करते हैं। यानी कि मैं अगर फर्ज करेंगे एक टॉपिक के नोट्स बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि यार इसमें हर एस्पेक्ट से इसके अंदर क्वेश्चन मौजूद होना चाहिए, तो वो इन इटसेल्फ एक कंप्रीहेंसिव कंटेंट होगा। यानी कि जो बंदा वो सवाल करेगा उसको उसके बाद किसी और टीचर के कोई सवाल, कोई और मटेरियल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको सारा कुछ मैंने करा दिया हुआ। हम इस चीज को समझते नहीं है, हम कहते हैं कि यार वो वाले टीचर ने वो वाली बात ऐसे करके लिखी थी
तो यार वो तो हमारे टीचर ने नहीं कराई, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है और आपके पास कंटेंट और मटेरियल टू कवर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को भी आपने क्लियर करना है, देखना है कि ऐसे ना हो। सिमिलरली सारा हर किसी से ही सजेशन ले लेना। एक बच्चा उसका कैप पास हो गया, आप उससे पूछे हाँ भाई FAR 1 कैसे पास किया था, ओ यार मैं तो स्टैंडर्ड लेकर गया था एग्जाम्स में, तो स्टैंडर्ड के बगैर तो नहीं पास होता है एग्जाम FAR 1 का। अच्छा, दूसरे से पूछा हाँ भाई तुम स्टैंडर्ड लेकर गए, तो उसने कहा नहीं यार मैं स्टैंडर्ड लेकर नहीं गया, मुझे जरूरत ही पेश नहीं आई, जो सवाल थे मुझे वैसे ही आ गए थे, तो तुम भी स्टैंडर्ड ना लेके जाना। तो बंदा किसकी माने? हर कोई अपने एक्सपीरियंस को समझता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जनरल पब्लिक के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होता। हर किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मशवरा चाहिए तो अपने टीचर से लें कि सर मुझे बताएं मैं कैसे पास करूं, क्योंकि उस टीचर के पास सब लोगों का फीडबैक मौजूद है और वो उन फीडबैक के अंदर से आपको एक अच्छी बात बताएगा, एक अच्छी गाइडेंस देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर किसी से सजेशन ना लेना शुरू कर दें कि अच्छा भाई आप बताओ आप। एक बच्चा कहेगा जी मैंने तो 15 दिन पढ़ा था तो मेरा पेपर पास हो गया था। भाई तुमने 15 दिन पढ़ा था, तुम्हारा तुक्का लग गया, तो क्या इसका ये मतलब है कॉलेजेस वाले कॉलेज बंद करके चले जाएं, 15 दिन क्लासें कराया करें, बस 15 दिन पढ़ने से पास हो जाए? लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको आपके जहन में फौरन सी बात आएगी, अच्छा यार अगर एक पेपर 15 दिन में एक बच्चे का पास हुआ तो मेरा भी पास हो जाएगा। भाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल भी होते हैं, जो 15 दिन पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं। आपको सिर्फ पास वाला नजर आ रहा है, वो अपने हिसाब से आपको आइडिया दे रहा है। तो आपने ऐसे नहीं करना कि हर किसी से सजेशंस लेते जाएं। हाँ अगर आपको चाहिए सजेशन तो आप अपने टीचर से लें, आप उनसे पूछेंगे सर कैसे करना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं, कुछ सब्जेक्ट की नेचर से रिलेटेड शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो कि आपको आपके टीचर्स अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन या गाइडेंस इस तरह की चीजों में बता देंगे। जैसे FAR 1 के सब्जेक्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, FAR 2 की कुछ लिमिटेशंस हैं, कहीं पे कुछ गलतियां करते हैं, कहीं पे बच्चे प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, कहीं पे बच्चे गाइडेंस को फॉलो नहीं करते। तो ये बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स ऐसी भी हैं जो कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती हैं, जो कि आपके टीचर्स आपको क्लासेस में रेगुलरली बताते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि फोकस नहीं करते इसलिए हम वो चीजें स्किप कर देते हैं। हर सब्जेक्ट की नेचर समझना जरूरी है, उसका माइंडसेट समझना जरूरी है कि न्यूमेरिकल पेपर है या थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है या ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। और हम लोग बहुत ज्यादा रिलायंस करते हैं पास पेपर्स के ऊपर कि यार बस पास पेपर कर लिए दैट इज इनफ। ठीक है, पास पेपर कर लिया इज सफिशिएंट बट नॉट इनफ। आपको और प्रैक्टिस भी करनी है, आपको और चीजें भी समझनी चाहिए, ये सारी चीजें करनी है। पेपर आप इंटेलिजेंटली सिलेक्ट नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको एक आइडियल प्लान दिया है, उस आइडियल प्लान में मैंने कहा कि FAR 1 जो है FAR 2 से पहले नहीं, FAR 2 जो है वो FAR 1 से पहले नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं FAR 1 और FAR 2 इकट्ठा उठा लेते हैं। उससे क्या होता है कि ना उनको एक की समझ आती है ना दूसरे की समझ आती है। बच्चे क्या करते हैं वो ऑडिट पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि यार ये मैं पहले पढ़ लेता हूँ, ये नाम इसका अच्छा लग रहा है, मैंने ऑडिट के बारे में सुना था कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त पेपर है। तो आपने गलत प्लानिंग कर ली अपने पेपर्स की, वो चीजें एक दूसरे के साथ कपल अप नहीं होती, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। एक पॉइंट मैंने जानबूझ के छोड़ा, वो ये था जी अंडर परफॉर्मेंस ऑन एग्जाम डे। एग्जाम वाले 3.25 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने परफॉर्मेंस देनी है, जिसमें आपने पास करने की कोशिश करनी है, जिसमें आपने पिछले 6 महीने की एफर्ट को अमली जामा पहनाना है। अगर आप एग्जाम वाले दिन थके हुए हैं, टाइम पे एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचे, आधा पौना घंटा आपका रास्ते में लग गया, आप उस दिन खाना खा के नहीं गए, आपने रात को नींद पूरी नहीं की, आपके पास स्टेशनरी इक्विपमेंट पूरा नहीं है, तो आप देखिए कि ये सारी की सारी चीजें दिस कैन कॉस्ट यू योर अटेम्प्ट। 6 महीने आप पढ़ते रहे लेकिन एग्जाम हॉल में आप आधा घंटा लेट पहुंचे, तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम, आपको आप सोचेंगे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पूरा 6 महीने की मेहनत जाया हो जाएगी। एग्जाम डे पे आपने कैसे परफॉर्म करना है इसके ऊपर भी रेगुलर सेशंस होते हैं। मैं हर दफा कैफ के एग्जाम से पहले कैफ के बच्चों को ये बताता हूँ कि यार एग्जाम के वीक में क्या करना है, एग्जाम वाले दिन क्या करना है, एग्जाम के से 2 घंटे पहले क्या करना है, क्या खाना है, कैसे स्टेशनरी को कवर अप करना है, कैसे एग्जाम हॉल में पहुंचना है। इन सारी चीजों से आपका माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप इन सारी चीजों को, छोटी छोटी बातों को जहन में रखेंगे, तो एग्जाम वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है 10% बेहतर हो। तो 10% तक आप अपनी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम डे के ऊपर बेहतर कर सकते हैं अगर आप इन रूल्स को, इन तरीकाकार को फॉलो करें। वो मैं जिक्र करूंगा आपके साथ, अगर आपको उस वक्त एग्जाम में आप एग्जाम में हो और मैं उस वक्त आपको ना बता सकूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये बताएं एग्जाम डे के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस तरह की सारी चीजें। तो ये बड़ा जरूरी है जी, एग्जाम वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए।
यू शुड बी एट योर एपेक्स, यू शुड बी एट योर पीक परफॉर्मेंस। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपका पहुंचना, वहां पे बैठना, वहां पे परफॉर्मेंस देना, ये बड़ा जरूरी है। इन सारी चीजों से बेहतरी आती है। तो ये थे जनाब कुछ रीजंस, बेसिक रीजंस जिनसे बच्चे फेल होते हैं, और फिर मैंने उनको कैसे काउंटर किया जाता है उसके बारे में भी आपको बता दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं अब आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। ये एक बड़ी सीरियस डिस्कशन है, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के एजुकेशनल एक्सपर्टीज को, सोसाइटी के एजुकेशनल कैपेबिलिटी को ख़राब कर रही है, बल्कि और भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं इस चीज़ के हमारे स्टूडेंट्स के माइंडसेट के ऊपर, स्टूडेंट की फोकस के ऊपर और स्टूडेंट के कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और वो है जनाब आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ठीक है जी। आप बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइल्स, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ये टिकटॉक आ गया और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल, विजिबल डिक्रीज इन कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्व किया गया है। और टीचर्स के ग्रुप के अंदर इस चीज की बड़ी तशवीश पाई जाती है कि क्यों हर सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ज्यादा निकम्मे होते जा रहे हैं। हमने देखा है ओवर द लाइफ, जो सीनियर टीचर्स हैं, जब उनसे डिस्कशन होती है, दे हैव शेयर्ड कि पहले स्टूडेंट्स अच्छे होते थे, अब स्टूडेंट्स की क्वालिटी, स्टूडेंट की माइंड की कैपेबिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल और एक्सेसिव यूज खास तौर के ऊपर सोशल मीडिया का, ये इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपनी फेसबुक के ऊपर उन्होंने प्रेजेंस रख ली है, फेसबुक को एक मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अप टू सम एक्सटेंट दिस इज करेक्ट कि आप लोगों को अपने मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज है, उसमें एक ये यूज भी है कि आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचाते हैं, बट आप उसके साथ क्या ले रहे हैं, आपको उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हर कैफ के बच्चे को ये बात जरूर पता होनी चाहिए, ये डिस्कशन उसके माइंड में जरूर जानी चाहिए, उसको पता हो कि ये जो चीज है सोशल मीडिया, इसका एक्सेसिव गलत यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसका गलत यूज करेंगे तो ये चीज आपकी कैपेबिलिटीज, मेंटल कैपेबिलिटीज को इफेक्ट करेगी और इससे आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा और बहुत सारी इश्यूज हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इवल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज के टॉपिक के अंदर। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स का फोकस खत्म हो गया है। स्टूडेंट कैन नॉट रिटेन इंफॉर्मेशन क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब जरा सोचें कि आप मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोगों के स्टेटसेस देख रहे हैं, लोगों की पोस्ट देख रहे हैं, आप एक अपने थंब के स्वाइप से अगली स्टोरी आपके सामने आ जाती है और आपके पास सामने इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है कि आपका दिमाग एक दफा एग्जॉस्ट हो जाता है। यू कैन नॉट मेक योर फोकस, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। आपने देखा होगा, बल्कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने ऐसे किया होगा, मैंने एज ए टीचर ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे क्लास में आके बैठते हैं तो आके फौरन से फेसबुक चला लेते हैं कि यार इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चों का फोकस खत्म हो गया है। हम लोग एक क्लास में तकरीबन 15 दफा अपना मोबाइल ऑन करके देखते हैं कि मोबाइल पे, फेसबुक पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, मुझे किसी का मैसेज तो नहीं आया, एंड सो ऑन। ये डिस्ट्रैक्शन है जो कि मैंने क्लास में ऑब्जर्व की है। मैंने एक जगह क्लास में कहा कि स्टूडेंट गेट्स टू बोर्ड टू अर्ली इन द क्लास। उसकी वजह ये थी कि बच्चे क्या करते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं अच्छा पता नहीं टीचर ने क्या बातें करनी शुरू कर दी हैं, और फिर जो है वो अपना मोबाइल ओपन कर लेते हैं या फिर उधर उधर देख लेते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जनाब आपका फोकस कम हो जाता है, आप ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं चीजों के ऊपर। देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट समझा जाता है कि जो बंदा मल्टीटास्किंग कर सकता है वो एक अच्छा बंदा है, वो ज्यादा टैलेंटेड आदमी है। मल्टीटास्किंग इज ए मिथ, इट इज ए लाई। यू कैन नॉट मल्टीटास्क। आप एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें जब आप करने लगते हैं स्टडी के अंदर, इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इट इज गोइंग टू हार्म योर प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग झूठ है, मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता।
मल्टीटास्किंग दरअसल एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम करने को कहते हैं, और जब आप एक से ज्यादा काम करना चाहते हैं तो फिर आप एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते। तो मल्टीटास्किंग जो है वो स्पेशलाइजेशन का इन्वर्स समझा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही वक्त में क्लास ले रहे हैं, साथ में वो क्या कर रहे होंगे, फेसबुक के ऊपर अपने स्टेटस भी चेक कर रहे होंगे, साथ में टीचर की बात भी सुन रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर रहे हैं। इसको मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपने डिफरेंट टैब्स ओपन की हुई हैं, साथ में टीचर की बात सुन रहे हैं। जैसे अभी भी आई कैन सी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीन नीचे की हुई है और कोई और चीज देख रहे हैं, क्योंकि उनको स्लाइड पे तो कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नजर नहीं आ रही। उन्होंने मेरी आवाज सुननी है कि मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात ना कर दूं, लेकिन वो साथ साथ में या तो गेम खेल रहे हैं या साथ साथ में व्हाट्सएप चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग। ये आपकी फोकस को खराब करती है, ओवरऑल आपके स्टडी के फोकस को खराब करती है। बच्चे मास्टर ऑफ डिजिटल सोशलाइजेशन बन जाते हैं। ठीक है जी, बच्चों आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं फेसबुक के पोस्ट में, जो व्हाट्सएप के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन पर्सनल सोशलाइजेशन स्किल्स उनकी बहुत ही डाउन होती हैं। जब वो पर्सनली किसी से मिलते हैं, दे हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो एक उन्होंने अपना एक सोशल सर्कल जो है वो डिजिटल साइट पे क्रिएट कर लिया होता है। ठीक है, और उसके बाद वो पर्सनल सोशलाइजेशन या फिजिकल सोशलाइजेशन जब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उस वक्त ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे आपका जो लैक्स एटीट्यूड है, आपका जो रिलैक्स्ड एटीट्यूड है या ऑटो करेक्शन है, इन सारों की वजह से आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो हम लोग तो रोमन इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं, हम उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स के साथ, तो बस फिर उसके बाद हमारे स्पेलिंग कभी सारी जिंदगी ठीक नहीं होता है। आजकल के ज़माने में जितना स्पेलिंग और ग्रामर का मसला है उससे पहले कभी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो खराब होती जा रही है। ठीक है, अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग थोड़े सीवियर इश्यूज की तरफ मूव कर रहे हैं। एक एनोनिमिटी आपके पास आ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन हर स्टूडेंट का एक फेक अकाउंट होता है और वो डिफरेंट टाइप के नामों के साथ, डिफरेंट फेक अकाउंट्स के साथ एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। ये जो एनोनिमिटी है, दिस अलाउज यू टू डू थिंग्स जो कि आप शायद अपने फिजिकल, अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं करते। ठीक है, या आप फिजिकली नहीं करते। इसके साथ साथ आपकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चे जो है ना वो कुछ फीमेल्स को तंग करते हैं, तो आप शायद फिजिकली तंग नहीं करेंगे उन्हें, उनके पीछे नहीं जाएंगे, उनको छेड़ेंगे नहीं, उनको आवाज नहीं लगाएंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फेसबुक पे जाके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। ठीक है जी, विच इज एज बैड एज डूइंग सम फिजिकल पुटिंग। लेकिन हम लोगों को लगता है कि यार अच्छा ठीक है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना इज सेफ, हाँ उसको उसका पीछा करना या उसको आवाज लगाना ये बुरी बात है। ये दोनों सेम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास फेक अकाउंट्स आ गए हैं, हम लोग फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो कि शायद हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और इश्यूज, आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इवन पर्सनल ग्रुप्स में बच्चियां अपने पर्सनल फैमिली के ग्रुप्स बना लेती हैं और उसमें कोई ना कोई चीज शेयर कर देती हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये लीक हो सकती हैं। ये किसी एक बंदे के मोबाइल में आपने अगर एक पर्सनल फैमिली का ग्रुप बनाया हुआ है, तो 15 बंदों के मोबाइल्स हैं, हर बंदे के साथ जो है ना वो उनके मेल काउंटर पार्ट है, दे कैन सी कि आप उस फीमेल वाले ग्रुप में क्या शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, इवन आपको लगेगा यार ये तो फीमेल ओनली ग्रुप है, या ये व्हाट्सएप का स्टेटस ऐसा है जो कि सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को नजर आएगा, बट विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ट्रू। आप कोई भी चीज शेयर करते हैं, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जब शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, दैट एंड गो बियॉन्ड दैट पर्सनल ग्रुप जिसके अंदर आपको आपने चीजें शेयर की हुई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि स्टूडेंट नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करते हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही होती है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे और फेसबुक वगैरह के ऊपर या ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर कुछ, अगर आपने नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करनी है, जैसे हमारे पास हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नेगेटिविटी है, हम लोग एक दूसरे को बहुत बुरा समझते हैं, इवन गालियां देने तक आ जाते हैं। इवन शायद वो लोग जिनकी वजह से हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं वो एक दूसरे के रिश्तेदार हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के साथ खाना पीना करते हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से लड़ रहे होते हैं कि जैसे वो हमारे लिए दीन और ईमान का मामला है। ठीक है जी, तो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे आती है, हम उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। कहीं अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हम लोग उसकी वजह से टेंशन में आ गए हैं, कहीं कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो है ना वो उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है इस तरह की चीजों से।
कि यार ये दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से हम लोगों का जो है ना वो पर्सनल जो डिप्रेशन है, एंग्जायटी आती है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन कुछ आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, स्टमक एक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आ सकती हैं। बहुत डिटेल से मैं इसके ऊपर बात करना चाहता था, आज मौका मिला है, कुछ थोड़ी-सी ऑडियंस भी मिल गई है, जो कि सोच रही है कि पता नहीं ये सर क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करके ही दम लूँगा। अच्छा, अगली जो प्रॉब्लम है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोगों में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ आ जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? मुझे याद है कि जब नया-नया सेल्फी का ज़माना शुरू हुआ था, तो हम लोग कहते थे, "यार, ये क्या पागल लोगों का काम है।" ठीक है जी, अपनी तस्वीर ले लें और अपनी तस्वीर जो है ना, वो अकेले ही जो है ना, मुस्कुरा-मुस्कुरा के कभी ऐसे करके, कभी वैसे करके तस्वीर ले लें। तो आहिस्ता-आहिस्ता लोग अपने अंदर ही क्लोज़ होते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले लोग एक-दूसरे के साथ सोशलाइज़ किया करते थे। अब वो एंटी सोशल बिहेवियर में आ गए हैं, लोगों में अग्रेशन आना शुरू हो गया है। आप देखें, ज़रा-सी बात होती है, मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है। ठीक है जी, लोग एक-दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी किसी की बाइक निकालने पे लड़ाई हो जाती है, तो वो गोलियाँ मार के बंदे ही खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, कभी किसी को किसी के साथ, जैसे भी आपने देखा रिसेंटली स्कूल कॉलेजेस में एक एक बहुत बड़े कॉलेज में इस तरह से प्रॉब्लम हुई कि उसने बच्चे ने गोली मार के दूसरे बच्चे को मार दिया। सो द थिंग इज़ कि ये इतने सारे इतनी अग्रेशन कहाँ से आती है? ये अग्रेशन जो है ये सोशल मीडिया से आती है। जब आप सोशल मीडिया में अग्रेशन वाले, गुस्से वाले पोस्ट देखते हैं, तो वो आपकी लाइफ में भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टडी भी अफेक्ट होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर नॉर्मली अगर हम पॉजिटिव साइड को देखें, तो लोग अपने लाइफ के हाइलाइटेड इंस्टेंसेस जो हैं वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी बहुत जगह अच्छी जगह पे जाके खाना खा रहा हूँ, तो मैं उसकी तस्वीर शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, और लोगों को बताऊँगा कि यार देखो ये। इसी तरीके से अगर मैं एक बंदे का दोस्त हूँ, फॉर एग्जांपल असलम का मैं दोस्त हूँ, और असलम के 4 दोस्त जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे खाना खा के उन्होंने तस्वीरें शेयर कर दी हैं। असलम भाई अपनी फेसबुक देख रहे हैं, तो उनको नज़र आएगा कि यार ये जहाँज़ेब भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, ये फलाँ भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, ये फलाँ भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, और मेरे घर में क्या पका हुआ है? भिंडी। इसका मतलब ये है कि मेरी लाइफ़ इन लोगों के मुकाबले में बिल्कुल खराब है। ठीक है जी, और मैं इन लोगों से एक लो लाइफ गुजार रहा हूँ। देखो ना ये कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, ये वहाँ से खाना खा रहा है, ये वहाँ से खाना खा रहा है। अच्छा, अब हो सकता है कि अगले 15 दिन तक वो 5 के 5 दोस्त इंक्लूडिंग जहांज़ेब साहब जो है उनको घर में टिंडे पक के मिल रहे हो कि भाई ये टिंडे खाओ। लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ का एक हाइलाइटेड इंस्टेंस था, और वो ये था कि मैंने एक बड़ी अच्छी जगह से खाना खाया और मैंने उसको उठा के फेसबुक पे डाल दिया, जिससे कि लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। आप एक अच्छी जगह पे घूमने गए हैं और 15 और लोग उस अच्छी जगह पे घूमने गए हुए हैं, और डेली बेसिस पे मेरे एक दोस्त को स्टेटस में नज़र आता है कि यार ये बंदा भी मरी घूम आया, ये बंदा भी इस सीज़न में मरी घूम आया, ये बंदा भी इस सीज़न में मरी घूम आया है, और मेरे काम ही खत्म नहीं हो रहे। ये जो चीज़ है ना, ये बंद लोगों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डालती है। हो सकता है कि वो लोग 2 साल में 1 दफ़ा मरी घूमने जाते हो, और आप 2 साल में आप भी 1 दफ़ा मरी घूम आते हो। लेकिन क्योंकि आप उस वक़्त घर में बैठे काम कर रहे थे, अपने कपड़े धो रहे थे, जब आपका दोस्त मरी घूम रहा था, तो आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है जी? अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो चीज़ भी आप फेसबुक पे डालते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक वाकया है। मेरा एक दोस्त था, वो एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू से पहले उसकी फेसबुक प्रोफाइल ओपन करके देखी, और उसमें देखा कि उसने किस तरह से पोस्ट की। उसकी कुछ पोस्ट ऐसी थी कि जो बहुत ही ज़्यादा एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट थी। तो उस वजह से उसको उस जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ था, एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट था, और जबकि जो आगे सामने बंदे बैठे थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है जी? अब यहाँ पे मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा ठीक है, ये गलत है। आप जब डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज़ को फेसबुक पे शेयर करते हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। दिस मीन्स कि आप इस तरह के बंदे हो। मैं जब किसी बंदे को हायर करूँगा अपने ऑफ़िस में, तो आई विल सी कि यार वो फेसबुक पे किस तरह की पोस्ट शेयर करता है। हर अच्छा एम्प्लॉयर ये देखता है कि आपकी फेसबुक के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से क्या प्रेजेंस है। जैसे मैंने जिस फॉर्म में मैंने आर्टिकल्स किए, उस फॉर्म में हम लोग देख रहे थे कि किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। उसमें से एक बच्चे
का जो ईमेल आईडी था दैट वाज जस्ट लाइक प्रिंस चार्मिंग, और ये कुछ इस तरीके से उसका ईमेल आईडी था। तो पार्टनर ने कहा यार ये बच्चा तो अपने ईमेल आईडी बनाने के लिए अंदर के लिए सीरियस नहीं है। तो इस तरह के बच्चे में तो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो स्टीरियोटाइपिंग्स, आप समझते हैं स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, कि एक डिफरेंट एटीट्यूड की बेस के ऊपर हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस बच्चे को हमने फॉर द टाइम बीइंग साइड पे कर दिया कि यार इसको बाद में बुलाएंगे, पहले थोड़े सीरियस बच्चों को बुला लेते हैं। तो ये वाली चीज जो भी आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, जो भी आप इधर उधर पोस्ट करते हैं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। एंड आप इसकी वजह से पुकारे जाते हैं, आप इसकी वजह से रेफर किए जाते हैं कि आपके माइंड में तो ये चीज है और आपके ज़हन में ये बात है। ठीक है जी। हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस आप करें। सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? सबसे पहले अपना फ्रेंडशिप सर्कल छोटा रखें और अपनी सोशल स्टेटस के लोगों के दरमियान में रहें। बहुत ज्यादा अमीर लोगों के साथ या बहुत ज्यादा गरीब लोगों के साथ दोस्त करना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे लेते हो। हर चीज जो आपकी जिंदगी में आ रही है, आप अच्छी जगह पे खाना खा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव मोमेंट आया है, आपकी आप कहीं घूमने चले गए हैं, उसको उसके बारे में ब्रैग करना जरूरी नहीं है। उसके ऊपर जो है ना वो आप जरूर शेयर करें इफ यू हैव सम गुड न्यूज, लेकिन आप ये जरूर ज़हन में रखें कि दोस्त हु डू नॉट हैव दिस गुड न्यूज, उनको बुरा मैसेज ना जाए, उनको इन्फीरियरिटी फीलिंग ना हो, उनके लिए जो है ना वो लाइफ डिफिकल्ट ना हो। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमेशा पर्सनल रखें। अपनी तस्वीरें गर्ल्स शेयर ना करें। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह पे अपनी पिक्चर्स या अपनी पर्सनल पिक्चर्स या अपने टिकटॉक तरह की वीडियोस बना के शेयर करते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप वक्त गुजारते हैं उसको कम करें। आप डिफरेंट टाइप की ऐप्स इस्तेमाल करें। ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आपने कितना जो है ना वो कोई सोशल मीडिया यूज़ किया है। डिफरेंट टाइप की यूज़फुल ऐप्स को यूज़ करें, उधर शिफ्ट हों, सोशल मीडिया को छोड़ें। मोबाइल की टाइम ट्रैकिंग ऐप्स इंस्टॉल करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन-सी ऐप कितनी देर चलाई है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी कि आप अपना सोशल मीडिया के ऊपर जो वक़्त है उसको कम कर सकते हैं। कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ डेवलप करें, कुछ दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के प्रोग्राम बनाएँ, वक़्तन-फ़वक़्तन बनाते रहें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कोशिश की कि आपको डिटेल से गाइड किया जाए कि इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं।